बड़ी तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए ये हमारी 8वीं क्लास स्टार्ट होने जा रही है। 7 क्लास हम लोग ने दे दी है और अगर उन 7 क्लास को आप लोग ने देखा होगा तो आप लोग को इसकी इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू और उसका लेवल अब तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज़्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस इतना कहेंगे कि अभी स्टार्टिंग है, इस वजह से 100 रुपीज़ में ऑफ़र चल रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र। इस बैच को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि इसके अलावा आपको कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ पीसीएस, स्पेशली यूपी पीसीएस हो चाहे अदर स्टेट का पीसीएस हो, जीएस में एकदम महारत हासिल करने के लिए ये रामबाण बैच है, जिसका टारगेट ये है कि 20 दिन के अंतराल में लमसम 20 दिन में आपको एटलीस्ट इस काबिल खड़ा कर दिया जाए, चाहे आपने अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो, आपको उस लड़ाई की दौड़ में एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। और ये बैच आपका फ़ायदा ये है कि हमेशा हर बार जितनी बार आप अटैम्प्ट देंगे सेम चीज़ आपको रटनी होगी। हाँ, कुछ कुछ क्लासेस और ऐड ऑन होती चली जाएंगी, थोड़ा थोड़ा कंटेंट और बढ़ता चला जाएगा करंट के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट का बताया था कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं। अभी सिर्फ 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, बाद में इसकी फ़ीस ऑब्वियस है कि बढ़ाई जाएगी। जुड़ने के लिए 94 ये नंबर है, 5 टाइम 5 है और 070, इस पर आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन से चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे तो उससे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। और इसमें आपने अभी देखा होगा कि अभी आर ओ में जो कट ऑफ हुआ था, जो प्रिडिक्ट की गई थी वो एकदम लगभग एकदम 95% एग्जैक्ट बैठी है। इसके अलावा और भी टीचिंग एग्ज़ाम्स, वनडे एग्ज़ाम्स, प्रीवियस पीसीएस के एग्ज़ाम्स की प्रेडिक्शन कट ऑफ की गई थी, वो भी सच साबित हुई है। तो बहुत सी चीज़ें आपको अगर जेन्युइन जानना है, ऑथेंटिक जानना है, तो भी आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और आगे चलने से पहले हम आपसे बात करेंगे थोड़ी सी कि कल देखिए हमने आपको यहाँ तक पूरा समझा दिया था, ऑर्डिनेंस तक पूरी ट्रिक बता दी थी, और रेडी 1 2 3 वाली जो ट्रिक बताई थी वो हमेशा आप भूलेंगे नहीं, और 6 वीक वाली चीज़ बताई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही अब देखिए एक प्रेसिडेंट के साथ ही आपको एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताएंगे कि देखिए एक प्रेसिडेंट के पास होती है एक ऐसी पावर होती है, ये देखिए जुडिशियल पावर है, ये पार्डन कर सकता है 72 के संदर्भ में। ठीक है, और क्षमादान की शक्ति, पार्डन की जो शक्ति है वो गवर्नर के पास भी होती है। तो किसमें, प्रेसिडेंट के पास 72 आर्टिकल और गवर्नर के पास 161 आर्टिकल। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, आपको कल जैसे मैंने बताया था कि आर्टिकल्स भी आपके दिमाग में घुसाते चलेंगे, जैसे भी हम आपसे पूछ लें 85 आर्टिकल तो आप बताओ, कल आपको बताया था। ठीक है, तो ऐसी आपको सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो प्रयास ये रहता है कि आपको जो है याद करा दिया जाए। ठीक, वही 85 आर्टिकल ये देखिए, 2 सेशंस के बीच का जो 6 महीने का मैक्सिमम, और जो मीटिंग्स हैं ट्वाइस होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम बात करते हैं आर्टिकल 72 की, जो कि प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर की बात करता है, और आर्टिकल 161 की, जो कि गवर्नर के पार्डनिंग पावर की बात करता है। ठीक, यहाँ पर 2 आर्टिकल और आपको रटवा दिए हैं, और जो महत्वपूर्ण हैं, जो पूछे जाएंगे, समय बर्बाद कराना और 2-2 घंटे की मैराथन दे करके सिर्फ आप लोग को समय वेस्ट करना, ये टारगेट नहीं है। आप यहाँ से पढ़ोगे तो जो लोग पढ़ रहे हैं, आप उनका सपोर्ट मिल रहा है, आप चैनल पर कमेंट्स देख सकते हैं। ये 8वीं क्लास है, ये 8वीं क्लास है। ठीक है, तो देखिए 72 हो गया राष्ट्रपति का क्षमादान की आर्टिकल, और 161 हो गया गवर्नर का क्षमादान की क्षमता या आर्टिकल कह लीजिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। फिर से बोलेंगे 72वां आर्टिकल जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा है प्रेसिडेंट की पार्डन, और 161 गवर्नर। अच्छा, आप 109 आर्टिकल 1 बता दीजिए और 109 सब क्लॉज 3 बता दीजिए। ठीक, ये आपको 2 को बता के चलना है। देखिए ये भी हमने आपको यहाँ पर करा रखा है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं। ये देखिए 109 1 और 109 3 और 110 का 3 और 109 का 2, ये सारे आर्टिकल हमने आपको यहाँ पर करवा रखे हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है ना, और 110। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है। इस नोट की ताकत ये है कि अगर इसमें कोई एक लाइन लिखी हुई है, एक वर्ड लिखा हुआ है, तो उसको आपको अपने दिमाग में रट के चिपका लेना है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, चिपका लेना है। ये जितने भी नोट्स हैं ये आपके दिमाग में ऐसे छपे होने चाहिए। कुछ आपको बेस पता है कि नहीं पता, वो मुझे कुछ नहीं मालूम। आप कहाँ से बेस बना रहे हो, मेंस की क्लासेस नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे आपका प्री निकालने का टारगेट है।
तो जैसा इसमें छपा है ऐसे आपको दिमाग में छापना है, पूरे दीवार पे चिपका डालिए, लिख लिख के अपने हाथ से अपने नोट्स बनाइए वीडियो देख के, और उसको देखते रहिए, जहन में उतार लीजिए, चबा के खा डालिए, ठीक है। देखिए गवर्नर के बारे में बताते हैं कि गवर्नर पार्डन की क्षमता तो है, लेकिन डेथ सेंटेंस को वो पार्डन नहीं कर सकता है। ही कैन कम्यूट सच सेंटेंस, ठीक है, याद रखिएगा कि वो डेथ सेंटेंस को उस पर वो नहीं कर सकता है, अपनी पावर, ठीक। सिर्फ प्रेसिडेंट है जिसके पास ये ताकत है, ये क्षमता है कि वो डेथ सेंटेंस को पार्डन कर दे, ठीक। और पार्डन के लिए आपको 2 आर्टिकल याद करने, प्रेसिडेंट के लिए 72, गवर्नर के लिए 161। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या खुद से नोट्स बना लीजिएगा। पीडीएफ ना देने का रीज़न ये है कि मेंस की क्लासेस ली थी, पीडीएफ सर्कुलेट हो गई, अब लोग उसी को तोड़ मरोड़ के अपना यूट्यूब में चला रहे हैं, बैच निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो अब मन हट गया है। फ़िलहाल आगे देखते हैं, अभी सिर्फ 100 रुपीज़ फ़ीस है और आप क्लासेस देखिए, दिमाग में समझाया जा रहा है, इसको अपने जहन में उतारिए। आर्टिकल 85, प्रेसिडेंट सम्मन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ऑफ 2 हाउसेज। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो बात हो रही थी कि 6 महीने वाली और ट्वाइस सेशन वाली, और दूसरी बात हो रही है कि ये सम्मन्स करता है, बुलाता है दोनों हाउसेस को, लोकसभा राज्यसभा को, ठीक है, वहाँ पर, बट ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ऑफ 2 हाउसेस। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देख ली कितने कन्फ्यूजिंग चीज़ रखी हुई है आपके सामने। एक तो गवर्नर क्षमादान देता है लेकिन डेथ सेंटेंस पे नहीं देता है, उसी जगह प्रेसिडेंट देता है। दूसरी चीज़ कि जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट समन करता है दोनों हाउसेस को, लेकिन दोनों के डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि डिस्कशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक। वही लिखा डज नॉट पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। अब बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पीकर के बारे में, ठीक है। स्पीकर के बारे में जब हम बात करेंगे तो आर्टिकल 93 जो है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप साइड में लिखिए, 2-3 बार आपके दिमाग में चिपक जाएगा। आप आर्टिकल 110 लिखिए, 109 लिखिए, और ये मनी बिल से रिलेटेड थे। सीधे ये पूछ लिया था कि ये किससे मनी बिल से रिलेटेड है कि नहीं, लोगों ने गलत कर दिया था 2024 में पीसेस में। 93 लिखिए, 85 लिखिए, है ना, 72 लिखिए, 161 लिखिए, ठीक, 244 लिखिए। 244 कितना अच्छा आर्टिकल था, है ना। आर्टिकल आपको बताया था कि जो इम्पोर्टेंट था, 244 वाला जो था, ठीक है। कल ही आपको उसके बारे में भी हम लोग ने आपको बताया था, ठीक है। तो वो सारा रिवाइज करते रहेंगे तो आपको चीज़ें मिलती रहेंगी कि इसमें शेड्यूल्ड एरियाज़ की बात की गई थी, ट्राइबल एरियाज़ की, एक्सेप्ट ममता वाली जो ट्रिक बताई गई थी, ठीक। तो ये सारी चीज़ आपको देखते रहना है, ठीक है। और आपको बताते हैं स्पीकर के लिए आर्टिकल जो हो गया 93, याद रखिए 93, ठीक। और इलेक्टेड कौन है, एमपीज़ बाई, कल ही आपको ट्रिक बताई थी, सिंपल स्पीकर, जितना सिंपल होगा उतना अच्छा होगा, इससे स्पीकर, और इससे सिंपल तो सिंपल मेजॉरिटी हो गया। आर्टिकल 93 हो गया, स्पीकर के लिए है, ठीक है। रिमूव कौन करता है, ओनली ऑन रेजोल्यूशन ऑफ हाउस पास्ड बाई मेजॉरिटी, ठीक, ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ हाउस। मेजॉरिटी, इसमें मेजॉरिटी चाहिए, इलेक्शन में सिंपल चाहिए, इसमें मेजॉरिटी चाहिए, ठीक। और नोटिस हमेशा ध्यान रखिए, ट्रिक है 14 दिन की, नोटिस प्रायर मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें हमने बताई थी याद रखनी है, वो एक तो आर्टिकल 93, ठीक। दूसरा सिंपल मेजॉरिटी से इलेक्ट होता है, और रिमूवल जो होता है, स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर, उसका रिमूवल मेजॉरिटी जो पास करती है तो उससे होता है, और 14 दिन की नोटिस होती है, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर, इसकी जो रिमूवल की प्रक्रिया है, जब तक ये निष्कर्ष पे नहीं पहुंचती है और विचाराधीन रहती है, तब तक भी उसके दौरान भी वह अध्यक्षता नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि अभी उसका मतलब रेजोल्यूशन मेजॉरिटी से पास हो गया है कि इसको रिमूव करने के रिगार्ड में, लेकिन अभी विचाराधीन है, तब भी वो अध्यक्ष ही नहीं करेगा वहाँ पर, ठीक है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर दोनों लोग, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि विचाराधीन के प्रोसेस में भी वो
अध्यक्ष ही नहीं करेगा। लेकिन बट कैन स्पीक इन लोकसभा, लोकसभा में वो बोल सकता है, विचार रख सकता है। कैन नॉट टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑल्सो, मतदान करने का ऑल्सो प्रथमता मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। और कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग, बस इतना ध्यान रखिएगा कि अध्यक्ष ही हाथ में नहीं रहेगी उसके ही, है ना, वो अध्यक्ष ही नहीं कर पाएगा। बाकी वो एज अ नॉर्मल मेंबर वहाँ पे बोल सकेगा, प्रोसीडिंग्स में पार्ट कर सकेगा और पहला मतदान करने का अधिकार जो है वो करेगा, बना रहेगा। ठीक है। और बट डेड लॉक जब केस आएगा उसमें जो निर्णायक मत होगा वो देने का अधिकार हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष ही नहीं करेगा। उसके पास ही, स्पीकर के पास ये पावर होती है कि जब डेड लॉक हो, वोटिंग में बराबर मत गिर जाएं, तो जो मेजर वोट होगा, जो डिसाइडिंग फैक्टर वोट होगा, वो स्पीकर लेगा। लेकिन आपको क्या बताया गया है कि वो अध्यक्ष ही करेगा नहीं जब तक रिमूवल वाले प्रोसेस अंडर गोइंग है। तो जब वो अध्यक्ष ही नहीं करेगा तो उसके पास ये जो वोटिंग का पावर है, ये अधिकार भी नहीं रहेगा। निर्णायक मत जो होता है ये अधिकार नहीं रहेगा। बाकी उसके पास सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है। बाकी स्पीक लोकसभा में जो है अपनी बात रख सकेगा, कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग, और पहला मतदान ये सब करेगा। बस अध्यक्ष ही नहीं करेगा। और ये डेडलॉक के केस में जो अधिकार है निर्णायक मत, ये नहीं रहेगा। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अध्यक्षी का काम होता है और अध्यक्षी हट चुकी होगी, मतलब सॉरी हट नहीं चुकी होगी, बट उसकी वो अध्यक्षी नहीं करेगा उसके दौरान जब तक कि विचाराधीन है। ठीक। अब देखिए कि अपॉइंटमेंट इसके द्वारा कौन कौन से किए जाते हैं। किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा, यानी आर्टिकल 93 के द्वारा। हम आपको याद कराते चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम स्पीकर की जगह बोलेंगे 93, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो भैया जो 93 भाई साहब थे, 93, वो अपॉइंट करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को, चेयरमैन ऑफ पैक। ठीक। चेयरमैन ऑफ पैक को अपॉइंट करेगा। ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है इसको समझ लेना अच्छे से। ठीक है। तो फिर से इसको एक बार क्विक रिवीजन आपको कराते हैं। आर्टिकल 85 आपको पता ही है। ठीक है। आर्टिकल 85 के बारे में आपको बता दिया है। आप कोई चीज़ समझे रहना है। स्पीकर मतलब 93 है। स्पीकर मतलब सिंपल मेजॉरिटी है। रिमूवल मेजॉरिटी के पार्ट से है। और जब रिमूवल का प्रोसेस विचाराधीन रहेगा तब तक वो अध्यक्ष ही नहीं करेगा। और उसी के दौरान निर्णायक मत भी अधिकार हट जाएगा। निर्णायक मत जो होता था डेडलॉक में वो भी हट जाएगा। तो बचेगा क्या कि नॉर्मल मेंबर के तरीके स्पीक कर सकेगा, प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकेगा और प्रथमता जो मतदान होगा वो कर सकेगा। लेकिन डेडलॉक में उसका काम ख़त्म हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि वो जो है उसके दौरान अध्यक्षी का पावर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अपॉइंटमेंट किसकी करेगा? पब्लिक अकाउंट की चेयरमैन कमेटी के चेयरमैन की करेगा। ठीक। वाइस प्रेसिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताए थे। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है। आप एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनका इलेक्शन का जैसे चार्ट बना करके लिख लीजिएगा। हमने प्रेसिडेंट का बताया है आपको, वाइस प्रेसिडेंट का आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक। वरना आगे दोनों को और क्लियर करके आपको बता देंगे। ठीक है। तो देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना आपका, ठीक समझिएगा उस चीज़ को, जो वाइस प्रेसिडेंट आपका होता है, न्यूज़ में है तो इम्पोर्टेंट है। इसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? इसके में इलेक्टेड भी रहते हैं, ऐसे आप याद कर लिए, इलेक्टेड भी रहते हैं, EN, ये कीवर्ड याद रखिए, और नॉमिनेटेड भी रहते हैं। ठीक। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, है ना, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों रहते हैं वाइस प्रेसिडेंट में। और प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड वाले, ऐसा रहता था ना। एक बार क्लियर कर लीजिएगा, दोनों के चार्ट बना के समझ लीजिएगा। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, यानी MLA और MLCs जो होते हैं ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक। यानी बस इतना ध्यान रखिए कि लोकसभा और राज्यसभा वाले पार्टिसिपेट करेंगे, पूरे
वो पूरी तरीके से लोकसभा और राज्यसभा वाले पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्टेड नॉमिनेटेड बोथ। बट एमएलसी और एमएलए जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और कौन नहीं करेगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी एमएलए एमएलसी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी तो वोटिंग भी होगी तो आपने देखा होगा ना कि राहुल गांधी पीएम सब कोई वोट कर रहा है, तो वहाँ से आप समझिए कि लोकसभा और राज्यसभा के सारे इलेक्टेड नॉमिनेटेड सब जो है पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, इसके बाद क्या है? डिसमिसल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट प्रपोजल इज प्रेजेंटेड इन राज्यसभा, है ना। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा के, तो आपको पता ही होगा। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। तो जो इसका डिसमिसल होगा वो होगा प्रेजेंट राज्यसभा में ही। ठीक है, जिस घर में बैठा है उस घर में ही बात होगी। टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। जिस घर में बैठा हुआ है राज्यसभा में, उसी की योग्यता उसको रखनी है मेंबर होने की, है ना। तो ये हो गया। इम्पीचमेंट इसका आर्टिकल है 67, और उसी जगह प्रेसिडेंट के आर्टिकल की इम्पीचमेंट कितनी है? 61। ठीक, और एक चीज़, प्रेसिडेंट का आर्टिकल 72 किस लिए था? पार्डन पावर के लिए। और 161 गवर्नर का आर्टिकल था पार्डन पावर के लिए, है ना। ये चीज़ भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखते चलना है, रिवाइज करते चलना है। ठीक, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का है 61, और उसी जगह वाइस प्रेसिडेंट का है 67। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर PCS 2025 देन प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट का जरूर ध्यान रखिएगा, इलेक्शन चला था अभी ना इसका, तो 67 है। अच्छा अच्छा, इम्पीचमेंट कैसे होगा? बाई रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाई मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एग्रीड बाई लोकसभा बट 14 डेज प्रायर नोटिस हैज़ टू बी। ये तो कंपलसरी है सब में, इसको तो गांठ मार लीजिए आप। और दूसरा क्या है कि जो रेजोल्यूशन होगा इम्पीचमेंट का वो चलेगा कहाँ पे? वो चलेगा राज्यसभा में। ठीक, मेजॉरिटी से। और एग्री कौन करेगा? राज्यसभा एग्री करेगा। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इम्पीचमेंट का आर्टिकल 67 है वाइस प्रेसिडेंट का, 61 है प्रेसिडेंट का, और जो रेजोल्यूशन चलेगा वो चलेगा मेजॉरिटी में राज्यसभा में। तो आई थिंक आपको वाइस प्रेसिडेंट की इतनी सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। ठीक है, इम्पीचमेंट ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास होता है, वो जाता है एग्री होने लोकसभा में, और 14 दिन की नोटिस मिलती है। आर्टिकल 67 होता है, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के नहीं करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट थोड़ी सी बात करेंगे लोकसभा की और थोड़ी बात करेंगे हम राज्यसभा की। ठीक, आप एक काम करिएगा, हम आपको दे देंगे बट सीट्स देख लीजिएगा एक बार लोकसभा और राज्यसभा की, है ना। तो एक बार आप ये काम कर लीजिएगा। ठीक, करंट क्या है पोजीशन कि लोकसभा में 552 सीट हैं। ठीक है, जिसमें से 530 स्टेट से हैं और 20 जो हैं यूनियन टेरिटरीज की मिला करके हैं। ठीक, 552 सीट हैं प्रेजेंट टोटल मिला के। ठीक है, और देखिए क्या होता था कि दो जो होते थे, दो सीट्स रहती थी ना एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन की, है ना, इसको क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया है। और किस अमेंडमेंट के द्वारा? 104 अमेंडमेंट के द्वारा इनको नॉमिनेशन रिमूव कर दिया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या चीज़ कि पहले क्या होता था कि दो जो हैं मेंबर्स नॉमिनेट होते थे लोकसभा में एंग्लो इंडियंस। ठीक, उसको 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से हटा दिया गया है, रिमूव्ड। ठीक है, ये हो गया। अब जो है
हम समझाते हुए चल रहे हैं आपको। अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो 1.5 या 2x आप लगा लीजिएगा तो आपको कवर अप हो जाएगी चीज़ें, ठीक। हम तो देखिए समझा के चल रहे हैं कि सिर्फ पढ़ाने में ही नहीं कि हम रीड करते चले जाएं, आपको दिमाग में घुसाना जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हो गया कि एंग्लो इंडियन वाला भैया हटा दिया गया 104 संविधान संशोधन 2019 में, ठीक। दूसरा, एमपी अगर एब्सेंट है विदाउट परमिशन फॉर 60 दिन तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, स्टेटमेंट में पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सांसद होते हैं 2 महीने यानी 60 डेज अप्रॉक्स अगर वो बिना नोटिस बिना इन्फॉर्मेशन के एब्सेंट हो जाएं तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नेशनल इमरजेंसी का थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि लोकसभा टर्म कैन बी एक्सटेंडेड। हमेशा देखोगे इसमें कंफ्यूज होते होंगे आप कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो लोकसभा का जो टर्म है वो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है एक बार, वंस फॉर 1 ईयर ओनली, एक बार उसको बढ़ाया जा सकता है 1 साल के लिए, एंड नॉट एक्सीडिंग इन एनी केस बियॉन्ड पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर नेशनल इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। मतलब समझिएगा, इम्पॉर्टेंट है, आपको भी पता होगा अगर आप लोग तैयारी करे होंगे कभी सीरियस नोट पे पीसीएस का, तो कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो जो लोकसभा का टर्म है उसको एक बार 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ट्रिक बस आप लिख लो 1, एक बार बढ़ाया जा सकता है, 2 बार तो आप कहोगे सिर्फ एक बार। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, ठीक। और दूसरा, कोई भी कुछ हो जाए, ठीक, जब ये नेशनल इमरजेंसी बंद हो जाएगी मतलब हट जाएगी तो कुछ चाहे कुछ हो जाए 6 महीने बाद ये अपने आप हट जाएगा। 6 महीने मतलब जो है इसके ऊपर एक्सटेंशन हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? अगर इमरजेंसी मान लीजिए कल से हट गई तो सिर्फ 6 महीने तक ही मैक्सिमम, बस मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर रखा भी जाएगा तो 6 महीने तक, ठीक। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मिलता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का जो भी टर्म है इसको 1 साल के लिए यहाँ से बढ़ाया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, ठीक, एक बार। और अगर हट जाती है, ठीक, तो मैक्सिमम 6 महीने तक इसको रखा जाता। तो बस ट्रिक याद रखिए 1.6 कैसे, 1 साल तक एक बार बढ़ाया जा सकता है 1 साल तक, फिर पॉइंट डॉट मतलब अब यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी फुल स्टॉप लग गया, स्टॉप लग गया, फिर मैक्सिमम 6 मंथ तक जाएगी, है ना। नॉट एक्सटेंडिंग इन एनी केस बियॉन्ड पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर नेशनल इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। ठीक है, तो इसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है कि नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत से आपने क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें पूछता है कि इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है, तो उसमें आपको पता ही नहीं होता है कि है कि नहीं है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ठीक। बाकी की बाद में देखते हैं, जो जहाँ जैसे मिलता जाएगा उसको पढ़ाते चलेंगे। अभी हम बात करेंगे सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन की, और इसमें जैसे कि लिखा है नो, तो यहाँ से आप पता चल जाएगा आपको कि नो नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ यहाँ से आप पकड़ लो इसकी, ठीक है। अच्छा, किस लोकसभा में कौन सा रूल नंबर 198 जो है वो बात करता है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, ठीक है। और इसका लेना देना सिर्फ लोकसभा से है, ठीक। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। इसका लेना देना सिर्फ लोकसभा से है, राज्यसभा से लेना देना इसका नहीं है। लोकसभा में मिनिमम 50 मेंबर्स, ठीक है, मिनिमम 50 मेंबर चाहिए, ठीक, इसको पास करने के लिए, टू पास, ठीक है। स्पीकर अनाउंसेस डेट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड अलॉटेड डेट मस्ट बी विद इन 10 डेज, अदरवाइज मोशन फेल्स। समझ रहे हैं आप? स्पीकर अनाउंस करेगा इसकी डेट कि भैया इस दिन जो है इस पर वोटिंग होगी, ठीक। और जो अलॉटेड डेट है मस्ट बी विद इन 10 डेज,
जैसे आज अगर अनाउंस कर रहेगा वो, तो 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन के मार्जिन में ही उसको डेट को अनाउंस करना है, ठीक, वरना वो फेल हो जाएगा। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि आचार्य कृपलानी जो थे, पहला इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1963 में। अब ये आपको पता होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का अगर क्वेश्चन बना तो इसके बाहर किसी कीमत पे नहीं जाएगा, समय आप चाहे जहाँ बर्बाद कर लीजिए, ठीक है। हर हाल में इसी में सिमट के नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्वेश्चन रह जाएगा, तो क्यों हम 10 पन्ना पढ़ें, 5 पन्ने पढ़ के अपना समय बर्बाद करें, ठीक। अब तक लोकसभा में टोटल 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा गया, जिसमें से 26 बार पास नहीं हो सका, समझिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सारा फिर से देखते हैं। यहाँ पर पहला है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, नो से हमने पकड़ लिया है कि नो नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो ट्रिक से ही कवर हो गया। दूसरा रूल नंबर 198 याद कर लेते हैं, चलो रूल 198। तीसरा सिर्फ लोकसभा से रिलेटेड बात करेंगे इसमें, ठीक। चौथा 50 मेंबर मिनिमम चाहिए, मिनिमम 50 मेंबर इसमें चाहिए पास करने के लिए। स्पीकर डेट अनाउंस करता है जो कि विदिन 10 दिन की होनी चाहिए, वरना वो फेल हो जाएगा। और आचार्य कृपलानी का एक बार नाम याद रखेंगे, एक नाम याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू का, ठीक। और 27 बार चलाया गया जिसमें से 26 बार पास नहीं हो सका, ठीक। तो आचार्य कृपलानी जो हैं 1963 में जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने चलाया था, और 27 बार टोटल, जिसमें से 26 बार फेल हुआ, है ना, पास नहीं हो सका। और जो पासिंग की डेट है वो जो स्पीकर अनाउंस करेगा विदिन 10 डेज़ होगी। तो हमको लगता है कि अब इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। तो अब हम इसी बात पे, अब आप हमको यहाँ पर एक सवाल का जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, अगर आप पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 85 किस लिए था, ठीक है, इसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। अगर आप सीट्स नहीं याद कर पा रहे हैं लोकसभा की, तो इनकी सीट्स तो इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। 10 से ऊपर बार अगर अदर लेवल स्टेट्स के देखेंगे एग्ज़ाम, तो कम से कम नहीं तो 15-20 बार ये स्टेट्स गुजर चुकी हैं एग्ज़ामिनर के माइंड से। यूपी में पता ही है 80 और 31, और गुजरात की याद कर लीजिए 26, बिहार की 40, वेस्ट बंगाल की 42, तमिलनाडु की 39, ठीक है। एक बार आप यहाँ पे लिख लीजिए, यूपी की 80, गुजरात की 26, तमिलनाडु की 39, बिहार की 40। बिहार में क्या है, सब 0-0-0 ऐसे करके याद कर लीजिए कि सब जो आप देख रहे हैं वहाँ पे क्या पोजीशन चल रही है ना, फ्लड आया सब 0 हो गया, एजुकेशन सब 0 चल रही है। मैं ऐसा कुछ कहूँगा नहीं स्टेट को लेके, बट ऐसा ट्रिक बना के आप याद कर लो। वेस्ट बंगाल में 42, तमिलनाडु 39, ऐसे करके आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। गुजरात 26, बिहार 40, वेस्ट बंगाल 42, तमिलनाडु 39, ऐसे याद कीजिए। गुजरात 26, बिहार 40, वेस्ट बंगाल 42, तमिलनाडु 39, ऐसे बोल बोल के याद कीजिए। गुजरात 26, बिहार 40, वेस्ट बंगाल 42, तमिलनाडु 39, ठीक। यूपी का पता ही 80, राज्यसभा 31, है ना। तो अब हमने यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें कवर करा दी हैं, ठीक। नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई जिक्र नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, रूल नंबर 198, ठीक। स्पीकर डेट अनाउंस करेगा जो कि 10 दिन में होनी चाहिए। आचार्य कृपलानी ने पहली बार चलाया था जेएल नेहरू के खिलाफ, ठीक है। 27 बार टोटल, 26 बार फेल, एक बार पास, ठीक है। और सिर्फ एसोसिएटेड है लोकसभा से, और मिनिमम 50 मेंबर चाहिए इसको पास करने के लिए, ठीक। आचार्य कृपलानी का नाम याद रखिएगा। और देखिए पैक पैक इसका जो चेयरमैन है कौन अपॉइंट करता है, बताइएगा, अभी आपको हमने बताया था, ठीक। कौन अपॉइंट करता है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक। कि पैक का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है इसको हु अपॉइंट्स, है ना, ठीक है। देखिए ये भी लिखा हुआ है परीक्षावाड़ी के पेज नंबर 190 में चीज़ ऐड ऑन की गई हैं, इससे जो क्रेडिट लिया गया है वो बताने में कोई हर्ज नहीं है।
परीक्षावाड़ी के पेज नंबर 190 से चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन की गई हैं। इसी तरीके मल्टीपल सोर्सेज से कंटेंट को एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एक ही जगह ऐड कर दिया जाता है, ताकि इसके बारे में जब पढ़ना हो तो बस यहीं से आप पढ़ लो। ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति का क्या होता है, मतलब मकसद, एक्सपेंडिचर को ये देखता है पब्लिक मनी बाई गवर्नमेंट, है ना। ही मतलब जो इसका कमेटी होती है एग्जामाइंस एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी बाई गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरा, अमाउंट ग्रांटेड बाई पार्लियामेंट एंड एग्जैक्टली स्पेंट, जो पार्लियामेंट अमाउंट को ग्रांट करती है और जो वास्तविकता में खर्च हुआ होता है इसको ये एग्जामिन करता है। ठीक। कब इसका गठन हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में, और इस एक्ट में बात की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, और गठन हुआ था 1921 में। मेंबर्स होंगे 22, 17 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। ठीक है। मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पैक। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। स्पीकर इलेक्ट चेयरमैन ऑफ पैक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, पिछली बार बताया भी है। चेयरमैन ऑफ पैक जो चेयरमैन ऑफ पैक होगा वो कौन सा होगा, विपक्ष का होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चेयरमैन का जो टेन्योर होगा 1 साल का होगा। पैक जो होगा वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग की रिपोर्ट को आधार बनाकर परीक्षण करेगा, एग्जामाइन करती है। कैग को क्या कहा गया है, ये भी पूछा गया है, फ्रेंड और पथ प्रदर्शक ऑफ पैक, क्योंकि ये एक गाइड प्रोवाइड करती है, एक इसको तरीका प्रोवाइड करती है। उसी के आधार पर जो पैक होता है वो क्या करता है, निरीक्षण करता है ना। तो इतनी चीज़ें अब आप खुद समझ लीजिए कि क्या इससे कुछ बचेगा आपका। सारे सोर्स इसमें आपको समाहित मिलेंगे, परीक्षावाड़ी हो, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल हों, या खुद कहीं नेट से जो चीज़ें एग्ज़ाम में घटना चक सब कुछ एक ही जगह। पैक सबमिट किसको रिपोर्ट करता है, स्पीकर चेयरमैन को अपॉइंट करता है, तो स्पीकर को ही ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगा। पैक को क्या कहा गया, सिस्टर ऑफ एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति की बहन कहा गया है, और कैग का फ्रेंड कहा गया है, पथ प्रदर्शक कहा गया है कैग को पैक का। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से इसको आप फटाफट जो मैं हाईलाइट करूँगा। ठीक, आप क्या किया करिए कि जब आप क्लास किया करिए ना, तो उसी कमेंट सेक्शन में जैसे जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ फटाक से टाइप कर दीजिए, तो जो चीज़ आप लिख दोगे वो आपको तुरंत याद हो जाएगी। कुछ न कुछ भी, कुछ जो सवाल जो मर्जी, जैसे हमने 85 पूछा, आपने लिख दिया, फटाक से टाइप करके छोड़ दीजिए, सेंटेंस अपने शॉर्ट में बना के छोड़ दीजिए, लिखिए लेकिन टाइप कीजिए। ठीक है। अब देखिए, ये एग्जामाइन करती पब्लिक एक्सपेंडिचर 1921, 17/5/22 टोटल। ठीक, 17 लोकसभा, 7 राज्यसभा। मिनिस्टर इसमें पार्टी मेंबर नहीं होगा, विपक्ष का जो मेंबर होगा वही चेयरमैन होगा, स्पीकर इसको इलेक्ट करेगा चेयरमैन को। फ्रेंड कहा गया है कैग को पैक का, है ना, और यही इसको गाइडलाइन देगी, और स्पीकर को क्या करेगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा। सिस्टर ऑफ एस्टीमेट कमेटी कहा गया है पैक को, है ना, कि जो प्राक्कलन समिति, जो एस्टीमेट समिति है उसका जो पैक है, पैक को बोला गया है सिस्टर ऑफ एस्टीमेट कमेटी, और कैग जो है इसका दोस्त है, इसका पथ प्रदर्शक है। और 1921 याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 याद रखना है। 22 मेंबर हैं, जिसमें से 15 LS, 7 RS। मिनिस्टर कैन नॉट बी मेंबर, और चेयरमैन विपक्ष का होगा। टेक स्क्रीनशॉट एंड मूव अहेड। नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको फिर से रिवाइज करा, नो का हो गया नो मेंशन इन CM। कॉन्स्टिट्यूशन रूल 198, ठीक है, सिर्फ लोकसभा से एसोसिएटेड है, मिनिमम 50 मेंबर चाहिए। ठीक, स्पीकर डेट अनाउंस करेगा, आचार्य कृपलानी ने पहले लाया था, 27 बार टोटल हुआ है, 26 बार पास नहीं हो पाया है। चलिए, पॉलिटी बहुत हो गया, तो पढ़ने का सही तरीका यही है कि ज़्यादा मोनोटोनस ना हो, बोरिंग ना हो, तुरंत जो है कंटेंट को अपने स्विच कीजिए,
और ऐसी जगह कि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सके। अब जैसे इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा अगर आप आगे चलोगे तो। पैक बता दिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन बता दिया, स्पीकर बता दिया गया, वाइस प्रेसिडेंट बता दिया गया, प्रेसिडेंट बता दिया गया। ठीक, बहुत है, पढ़ना नहीं है, दिमाग में उसको चिपकाना है। ठीक, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन यही सब हो गया, तो अब हमें नहीं लगता कि आपकी गलती होंगी। आप इसको रीड भी कर लोगे तो आपको कहीं ना कहीं याद आ जाएगा। थोड़ा सा हिस्ट्री, चलिए हिस्ट्री में थोड़ा टहल लाते हैं कि क्या चल रहा है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले तो ये आपको पता होगा कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे इम्पोर्टेंट हैं, है ना। तो इनमें इनमें क्या करना है कि आपको ये जो डेट्स दी है ना, इन पर भी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, मैचिंग पूछा है, क्रोनोलॉजी पूछा है, तो एक बार आप देख लेना इनको भी सरसरी नज़र से। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले चाइना में देख लेना है कंट्री वाइज। ये भी पूछता है कि कौन सा ट्रेवलर किसके शासन में आया, पहला क्वेश्चन। टाइमलाइन दूसरा क्वेश्चन। कंट्री तीसरा क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। पहला किसके में आया, कहाँ से आया, किसके शासन में आया, 3 क्वेश्चन इसमें बनेंगे। और इसी के साथ आप ये बताएंगे कि आर्टिकल 123 क्या था। टाइप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर आप क्लासेस देख रहे हैं तो। चाइना नाम से ही पता चलेगा, फाहेन, ह्यूनसेंग, इत्सिंग। ठीक, पहले कंट्री देख लेते हैं। अरब, ए से अरब, ए से अल मसऊदी, ए से अरब, ए से अल मसऊदी। रशिया, एस्थेनियस निकितिन, निकितिन से आप पकड़ लो कि बोल के देखिए रशियन लग रहे हैं, निकितिन, निकितिन। मोरक्को, इब्ने बतूता, मोरक्को इब्ने बतूता। ठीक, पुर्तगाल, पोर्टुगल, डोमिंगो पेस। ठीक, फर्नैंडो नूनिज एंड डोमिंगो बारबोसा। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक स्लाइड और लाएंगे, ये किसके में कौन आया ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है। ठीक, इटली में मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, पेट्रा डेला वेला एंड पीटर मुंडी एंड निकोलो मनुस्सी, है ना। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको याद कराते हैं फिर से। चाइना में कह सकते हैं फाहेन ह्यूनसेंग और इत्सिंग। अरब से ए से एक ही आ रहा था, अल मसूदी। रशिया निकितिन। मोरक्को से इब्ने बतूता। पुर्तगाल से डी वाले जो थे, है ना, क्या होता है डीपी लिखते हो ना आप व्हाट्सएप पे, डी पी। तो पुर्तगाल में डी वाले जो थे चिपका दो फटाक से। डोमिंगो पियाज, डोमिंगो बारबोसा एंड फर्नैंडो नूनेज। इटली में नाम से देखिए आपको लगेगा कि जो बच गए वो, जैसे निकोलो, ओलो आता है इसमें, ओलो, पोलो, है ना। और ये पीटर वाले जितने होते हैं, पीटर वाले। ठीक, फिर देखो निकोलो, है ना। तो ट्रिक क्या है, ओलो पोलो, ओलो पोलो, पीटर। तो अब हमें नहीं लगता कि ये चीज़ आपका एक कन्फ्यूज़न, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर करा दिया है। ठीक, चाइना फाहेन ह्यूनसेंग इत्सिंग। अरब से ए से अरब, ए से अल मसूदी। ठीक, इटली क्या बताया था, पोलो, गोलो, कोलो, पीटर, जितने भी ऐसे साउंड हो। मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, पीटर डेल्टा, पीटर डेला वेले एंड पीटर मुंडी एंड निकोलो मनुसी, है ना, मनुक्की, जो भी प्रोनाउंस आप करो। और रशिया का जैसे नाम था, है ना, एस्थेंसियस निकितिन। ठीक, और पुर्तगाल का डीपी यानी डोमिंगो पेस। ठीक, डोमिंगो बारबोसा एंड फर्नैंडो नूनेज। ठीक, अब इसका आपको ये होमवर्क है, ये आप बताइएगा, आगे मिलेगा लेकिन आप ये कमेंट कीजिएगा कि किनके में ये लोग आए हैं। ठीक, किसके शासन में ये ट्रैवलर्स आए थे। ठीक, फाहिन किसके में आए थे, ह्यूनसेंग किसके में आए थे। फाहिन आए थे चंद्रगुप्त 2 में, ह्यूनसेंग आए थे हर्षवर्धन में, एच से यहाँ से याद कर लेना, हर्षवर्धन में। ठीक,
और नालंदा में पढ़ाई की थी, मतलब लिखा पढ़ी और बुक्स वगैरह और जो वहाँ के उन्होंने छोड़े थे नालंदा में। इत्सिंग अगेन हर्षवर्धन में। तो बस आपको क्या याद करना है कि चाइना से 3 आए थे, फाहिन, ह्यूनसैंग और इत्सिंग। तो ह्यूनसैंग एच से था तो एच से हो गया हर्षवर्धन। इत्सिंग भी हर्षवर्धन में जोड़ दो, दोनों ऊपर नीचे। और जो फाहिन था, है ना, तो वो था चंद्रगुप्त 2 में। याद रखना, चंद्रगुप्त 1 दे देगा, चंद्रगुप्त 2 दे देगा, तो आप लोग वहाँ क्या करोगे, एक दूसरे का अगल बगल मुँह ताड़ोगे कि ये तो चंद्रगुप्त पढ़ा था, 1 2 में कंफ्यूज हो गए। तो फाहिन चंद्रगुप्त 2, ठीक, चंद्रगुप्त 2, ठीक, चंद्रगुप्त 2 हो गया। इत्सिंग ह्यूनसैंग हर्षवर्धन हो गया। और ये पूछ ले ह्यूनसैंग ने कहाँ स्टडी की थी, तो नालंदा में। अरब अल मसूदी था, ठीक। और जो रशिया का था निकितिन, ये किस में आया था, बहमानी किंगडम के दौरान, बहमानी किंगडम के में आया था ये, ठीक है। और मोरक्को से कौन था, इब्न बतूता, और ये किस में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक में, ठीक। एम से मोरक्को, एम से मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। ये देखो TTR है ना, बतूता, टी से तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, एम से मोहम्मद, बी से बिन, टी से तुगलक, ऐसे याद कर लो। पुर्तगाल में डामिंगो वाले थे और न्यूनीज, ठीक। और इधर थोड़ा सा लिखा हुआ तो आप थोड़ा देख लो कि ये जो पीटर डेला वेले हैं, ये जहांगीर में आए थे। पीटर मुंडी शाहजहां में आए थे। निकोलो मुनुसी दारा शिकोके में आए थे। अगेन इम्पॉर्टेंट है, जब डेप्थ में बनाएगा पेपर तो यहाँ से पूछेगा, जब नॉर्मल बनाएगा तो यहाँ से पूछेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाना होगा तो कृष्णदेव राय वगैरह वाला है तो यहाँ से पूछेगा। तो इसका आपको होमवर्क दिया है, आगे मिलेगा। आपको ये बताना है इसके दौरान कौन कौन आए थे, और ये हमने आपको सारा बता दिया। चाइना का फाहिन ह्यून बोलते चलिए, टाइप कीजिए कमेंट्स में। तो कमेंट्स तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है, वो तो हमें चलिए अच्छा है, बट आपको भी याद करता है, दिमाग में आपके छपता जाएगा जो चीज़ आप मेमोरी से इसको उतार देते हैं लिख के ना। तो फाहिन ह्यूनसैंग इत्सिंग, फाहिन थे चंद्रगुप्त 2, ह्यूनसैंग इत्सिंग थे हर्षवर्धन, ठीक। अरब से थे अल मसूदी, रशिया से थे निकितिन, और निकितिन थे तुम्हारे बहमानी किंगडम में। मोरक्को से आए हुए थे कौन, इब्न बतूता। और TT आ रहा था, बी भी आ रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक हो गया यहाँ पे। पुर्तगाल डोमिंगो पियस, फर्नांडो नूनेज एंड डोमिंगो बारबोसा, ठीक। इटली से कोलो पोलो वाले जितने भी थे, पीटर डेला वेले वाले जो थे, पीटर डेले वेले, ये कौन आया था, शाहजहाँ। और पीटर मुंडी जो थे, सॉरी जहांगीर था डेले वेले में, और जो पीटर मुंडी था वो कौन था, पीटर मुंडी आए थे शाहजहाँ के में। कैसे याद करोगे कि शाहजहाँ ने मुंडियाँ काट दी थी ताजमहल बनाने के लिए, कि जो कोई अगर इसको अच्छा ताजमहल नहीं बना के देगा ये मुंडी काट देगा। ये ट्रिक से आप याद कर सकते हो, ठीक। और निकोलो मनुक्की, ये आए थे दारा शिको, ठीक, ठीक है, दारा शिको के रीजन में। तो इतना आपको बैठा लेना अभी के अभी, ठीक। बाकी अभी और बचे हैं वो आगे, अभी क्या, अभी इतना, ठीक। फाहिन ह्यूत्सेंग इत्सिंग चाइनीज़, अरब अल मसूदी, रशिया निकितिन, मोरक्को से इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, पुर्तगाल डोमिंगो पियास, फर्नांडो नूनेज एंड डोमिंगो बारबोसा, इटली मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, पीटर डेले वेले, जहांगीर, पीटर मुंडी, शाहजहां एंड निकोलो मुनुक्की दारा शिको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको रटवा दी गई हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा आपको दिखाते हैं यहाँ पे हर्षचरित। देखिए यहाँ पे ये भी लिखा है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस की भी यहाँ पे हेल्प ली गई है। इसको तो कुछ छिपाने वाली बात नहीं है, जो बेस्ट चीज़ आपको दी जा रही है, और बेस्ट चीज़ एक जगह से नहीं बनती, कई जगह से बनती है। तो कोई क्रेडिट कहीं से लिया है, क्योंकि ये खुद भी तैयारी के नोट्स हैं अपने, तो कहीं से किसी की हेल्प लिया है तो उसमें कोई क्रेडिट देने में कोई बुराई नहीं है।
तो कोई कुछ ना कुछ पॉइंट्स कहीं लिखे गए होंगे तो लिख दिया है, उनके बारे में बता दिया है कि ये चीज़ यहाँ से उठाया है। और इन्होंने भी कहीं से उठाया ही होगा, ऐसी बात नहीं कि इन्होंने अपने आप बना दिया है, इन्होंने भी कहीं से उठाया है, पर हमने ये चीज़ इनसे उठाई है या नोट्स को बनाने में मदद ली है, ऐसा। ठीक, ये पश्यभूति डायनेस्टी से थे हर्षवर्धन। ठीक, यशोवर्मन जो थे चंदेला डायनेस्टी के थे। ठीक, और जो पश्यभूति डायनेस्टी थी, इससे क्वेश्चन आया है, ये इसके फाउंडर कौन थे? प्रभाकर वर्धन। कौन थे? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। हर्षचरित क्या है? बायोग्राफी है हर्षा की। ठीक, बाई बाणभट्ट। ठीक, ह्यून सैंग ने विजिट किया था, एस से हर्षवर्धन, एस से ह्यून सैंग। ठीक, और इनको ज़ुएन ज़ैंग भी कहते थे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है ये वर्ड उठा के दे दे, इनका नाम ये भी था, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, हर्षवर्धन कौन थे? सन ऑफ प्रभाकर वर्धन। ठीक, यानी कि प्रभाकर वर्धन जो थे, ये थे फाउंडर पश्यभूति के, और इनके बेटे थे प्रभाकर वर्धन के हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की बुक थी हर्षचरित, जिसको लिखा था बाणभट्ट ने, और हर्षवर्धन के काल में आया था ह्यून सैंग और इत सिंह। तो ह्यून सैंग को ही ज़ुएन ज़ैंग भी कहते थे। और जो हर्षवर्धन थे, ये बॉर्न हिंदू बट एम्ब्रास्ड महायाना बुद्धिज़्म। हिंदू में बॉर्न हुए थे, बट इन्होंने इसको सराहा, अपनाया महायाना बुद्धिज़्म को। ठीक, मैरिड जिससे हुई उनके नाम था दुर्गावती। बुक्स जो उन्होंने लिखी, कौन सा? नगनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल कन्नौज थी। ठीक, पहले थानेश्वर भी कैपिटल रह चुकी थी। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी कि इनकी जो बायोडेटा थी बाणभट्ट थी, हर्षचरित थी, बाणभट्ट ने लिखी थी। ह्यून सैंग को ही ज़ुएन भी कहते थे। ये प्रभाकर वर्धन के बेटे थे। प्रभाकर वर्धन जो थे वो पी से प्रभाकर एंड पी से पश्यभूति, क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रभाकर वर्धन ही पश्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर थे। हर्षवर्धन भी पूछा है, वनडे एग्ज़ाम हो चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो, किस डायनेस्टी का था, अच्छे नहीं बता पाते हैं, पश्यभूति डायनेस्टी के थे। और इनकी वाइफ का नाम दुर्गावती था। इन्होंने जो बुक्स लिखी थी वो नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, कैपिटल कन्नौज, और पहले उसके भी पहले थी थानेश्वर। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये नागनंदा, बोल लीजिए, नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका। 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 नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ऐसे बोल लीजिए तो दिमाग में चिपक जाएगा, वहाँ पे देखते ही आप टिक मार दोगे। बट हर्षचरित को कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हर्षचरित जो है बाणभट्ट ने लिखी थी, और हर्षा की बायोडेटा थी। हर्षा के पिताजी का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ पश्यभूति डायनेस्टी। इतना चीज़ आपको याद कर लेना है। नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। ठीक, अब देखिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आया है कि बाउंड्री को लेकर कि नर्मदा रिवर जो है, ठीक, ये सदर्न बाउंड्री थी हर्षवर्धन की। ठीक, अब अगर हर्षवर्धन के बारे में आपसे पूछ लें तो आप ऐसे नोट्स बना लेना, ऐसे बनाना हर्षवर्धन के बारे में। विजिटर्स इत्सिंग, ह्यूएन सैंग, ऑल्सो कॉल्ड ज़ेन ज़ुएंग, सन ऑफ प्रभाकर वर्धन। ठीक, डायनेस्टी पश्यभूति डायनेस्टी। ठीक, और बायोग्राफी कौन सी थी? हर्षचरित, रिटन बाई बाणभट्ट। ठीक, और हर्ष ने खुद जो बुक लिखी थी नागनंदा, रत्नावली
एंड प्रियदर्शिका नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, ऐसे आप नोट्स बना लेना। जो नर्मदा रिवर था ये इसका सदर्न बाउंड्री थी हर्षा की एम्पायर की। ठीक, ये डिफीट हुआ था किससे, वेरी इंपॉर्टेंट, पुलकेशिन II से। ठीक, चालुक्य किंग था, या हो सकता है सिर्फ चालुक्य किंग ही दे दे। तो आपको ध्यान रखना है कि हर्ष को जो डिफीट हुआ था वो पुलकेशिन II ने डिफीट किया था। ठीक, और रोक रखा था, इसी ने इसकी लिमिट सेट कर दी थी नर्मदा तक साउथ में। तो जो हर्ष की बाउंड्री, जो एम्पायर की जो बाउंड्री थी वो साउथ में कहाँ तक सेट थी, नर्मदा तक। ठीक, और इसको रोका कौन, हराया कौन, पुलकेशिन II ने। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, पुलकेशिन II ने इसको रोक के रखा था, बड़ी बात थी ये। पुलकेशिन II आप मार्क करेंगे, नर्मदा रिवर मार्क करेंगे, ठीक, चालुक्य किंग मार्क करेंगे। ठीक, और इसका कंटेम्प्रेरी पूछ लेते हैं, समकालीन, तो क्या लिखोगे आप, इसके समकालीन कौन थे, वल्लभी किंग, ध्रुवसेन II, वल्लभी किंग, ध्रुवसेन II, ये इनके समकालीन थे। तो आई थिंक अब हर्ष से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा, हर्ष की वाइफ दुर्गावती, बुक मतलब बायोग्राफी हर्षचरित, एंड इनके द्वारा लिखी हुई बुक नागभट्ट, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। ठीक है, पश्चिमभूति डायनेस्टी, सन ऑफ प्रभाकर वर्मा। ठीक, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। स्पीड आप कर लीजिएगा 2x। ठीक है, और इनको हराने वाला पुलकेशिन II। ठीक, बाउंड्री नर्मदा। ठीक, अब देखिए एक थोड़ा सा कहानी हल्का सा इंटरेस्टिंग आपको एक ऐसे ही सुना देते हैं, माइंड में सेट रखने के लिए, थोड़ा ज्ञान देने के लिए बस, कि इसके 2 बेटे जो थे, हिज बोथ सन वेयर किल्ड बाय हिज मिनिस्टर, मतलब इनके मिनिस्टर ही जो हैं गद्दार थे, उन्होंने ही इनके दोनों बेटों को मार दिया। ठीक, और एंड में क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई 647 AD में। ठीक, और जब इनकी डेथ हुई तो इनके पास कोई भी ट्रू हायर, इनका जो वारिस था, कोई असली इनका खून का वारिस नहीं बचा हुआ था। ठीक, तो इनका एक मिनिस्टर था जिसका नाम था अर्जुन, उसने जब्त कर लिया इनका एम्पायर। ठीक, और आगे क्या हुआ, इनको अब ये मांगे की चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलती ना, वही वाला हाल था, तो इन्होंने जब्त कर लिया इनके बच्चों को मार के, तो ज़्यादा दिन ये भी नहीं चल पाए और इनसे भी छीन लिया गया, और यहीं पर हर्षवर्धन का एम्पायर होता है एंड। ठीक है, तो इतना आपको बस पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको नीड नहीं है, बहुत है इतना, और जो नीड है वो यहाँ लिखी हुई है सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम बात करें तो इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ बता देते हैं, इम्पोर्टेंट है कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में बलबन द्वारा बनाए गए किलों की मरम्मत किसने की थी, खिलजी ने, अलाउद्दीन। सभी किलों में परमानेंट सेना लगाई थी, दिल्ली प्लस सीरी के किलों की मरम्मत कराई, और मंगोल अटैक से राज्य की सुरक्षा की गई। इतनी चीज़ आपको इनके बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक, एक क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए, इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है, ये किसके लिए लगाए गए थे, नसरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक, क्यों, क्योंकि ये हिंदू देवी देवताओं को पूजा करते थे। ठीक, क्यों, ये क्योंकि ये ही वॉज हिंदू कन्वर्टेड टू मुस्लिम, ये पहले हिंदू थे और इनको मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो याद रखना, नसीरुद्दीन खुश रहो मतलब खुश कैसे था, खुश रहता था कि ऑल गॉड इज़ वन, सेम, ऑल गॉड आर सेम, है ना। तो हिंदू के गॉडों की भी पूजा करता था, खुश रहता था, और मुस्लिम में कन्वर्ट हो ही गया था, पहले हिंदू था। तो इसके अगेंस्ट नारे लगे कि इस्लाम का शत्रु है, क्यों, क्योंकि हिंदू की पूजा कर रहा है गॉड की, और इस्लाम खतरे में है। ठीक, और यही लास्ट रूलर था खिलजी का यही लास्ट रूलर था। और खिलजी
खिलजी डायनेस्टी की क्रोनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लेना आप। फिलहाल खिलजी के बारे में एक पॉइंट और याद बता दिया, नसरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में कि भैया ये हिंदू था, मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था, इसके अगेंस्ट नारे लगे थे कि इस्लाम खतरे में है और ये इस्लाम का शत्रु है। क्यों? ये पूजा करता था क्योंकि हिंदू गॉड और गॉडेसेस की, ये चीज़ हो गई। ठीक, अब अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात कर लें, ठीक है, तो इसने नौ किले की बात अगर कभी हो जाए, किलों की मरम्मत परमानेंट से ना, तो अलाउद्दीन खिलजी। और जो नॉर्थ वेस्टर्न जो किले थे उसकी मरम्मत कराई बलबन के द्वारा, जो बनाए गए थे दिल्ली सीरी और सीरी के किलों की, और मंगोल अटैक से बनाया था, बचाया था। इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप बताओ कि ये अगर आपको कराई जाए चीज़ें, वेरी इंपॉर्टेंट है, करानी तो है ही है, इस क्लास में कराई जाए या अगली क्लास में कराई जाए, ठीक। चलिए, जो इंटरेस्टिंग है वो आपको बता देते हैं, कुछ कुछ जो आपको आसानी से याद की जा सके, है ना। तो चलिए कुछ चीज़ आपको याद करा देते हैं, मार्क कर लेंगे, अगली क्लास में उसको छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे हॉट स्प्रिंग्स की बात कर ली जाए थोड़ी सी, तो एक मणिकरण जो है, ये तो सबको पता है, हिमाचल प्रदेश में गए भी होंगे घूमने आप। तातापानी बिस्सा, व्रजरेश्वरी महाराष्ट्र, एंड नारायणीज इन राजस्थान, ठीक, याद कर लीजिएगा, एक बार और रीड कर लीजिए। हिमाचल पता ही है, उड़ीसा में है तातापानी, एंड राजस्थान में है नारायणी, ये दो आपको थोड़े देखने पड़ेंगे। महाराष्ट्र में व्रजेश्वरी और राजस्थान में नारायणी, ठीक। एक तो ये पॉइंट याद कर लिया आपने, यहाँ से कम करते चलिए, सोते सोते भी एक आध चीज़ इस पन्ने की ख़त्म करिए, इस नोट्स के पेजेस से, ठीक है। टमारिया ट्राइब पूछ ले कहाँ की है, तो आप क्या बताओगे? झारखंड की है। और झारखंड की अदर ट्राइब क्या है? पहाड़िया है, ओआउन है, खरिया है, बिरहोर है, मुंडा है, टमारिया है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? टमारिया और मुंडा, ये दो तो आपको पता ही होनी चाहिए कि टमारिया कहाँ की है। झाड़ी में, मतलब जो टमारिया है, इतना मारा झाड़ी में इसको फेंक दिया, या फिर टमाटर जो है झाड़ी में छिपा दिए, ऐसे करके याद कर लिए। टमारिया और मुंडा ये हो गए झारखंड के, ठीक है, दो चीज़ याद हो गई। और राजस्थान में कौन सी हॉट स्प्रिंग थी? नारायणी। और महाराष्ट्र में कौन सी थी? व्रजेश्वरी, ठीक है। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। टमारिया कहाँ पे है? कल की क्लास में पूछेंगे टमारिया कहाँ पे है, तो तुरंत आपको कमेंट में आना चाहिए कि झारखंड की ये ट्राइब है, ठीक। चलिए थोड़ा सा ये बताते हैं आपको, वूलर लेक के बारे में आपने पढ़ा होगा, कैसी लेक है? ऑक्सबो लेक है, किस नदी पे है? झेलम पे है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो जो ख़त्म कर पाए उसको आप ख़त्म करते रहो, ठीक है। क्या वूलर के बारे में बता दिया कि फ्रेश वाटर लेक है, झेलम में है और ऑक्सबो है, ठीक है। कुलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी डेल्टा में, और ये फ्रेश वाटर लेक ये भी है, ठीक है। नल सरोवर गुजरात में है। चिल्का क्या है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में। और उड़ीसा में एक हॉट स्प्रिंग भी है, क्या नाम है उसका? अभी बताया था, बताइए। तातापानी, ठीक। तो इतनी चीज़ आपको हमने फिर याद करा दी क्लास को डाउन करते करते। वूलर लेक क्या है? वूलर लेक का, वूलर लेक आपकी फ्रेश वाटर लेक है, और चिल्का आपके खारे पानी की झील है। चिल्का उड़ीसा में, वूलर है झेलम नदी में, वूलर है ऑक्सबो। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी में है। और चिल्का जो है लगून लेक का एग्जाम्पल है, ये भी याद रखना। और इसके बाद ये याद आपको बताया नारायणी, ब्रजेश्वरी, तातापानी के बारे में, और टमारिया ट्राइब के बारे में आपको बताया। इतनी चीज़ें आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके समझ लेनी है, ठीक। एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक। वूलर को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो वूलर का कंफ्यूज मत होना। ऑक्सबो है,
फ्रेश वाटर है। और चिल्का के बारे में याद रखना, लगून लेक है। और वूलर है ऑक्सबो। नदी वूलर की है झेलम। कुलेरू का बता दिया आपको, टमारिया बता दिया आपको। ठीक है, अब हमारे हिसाब से क्लास पेन डाउन करते हैं और इसको आप पढ़िएगा। मैंने याद कराने की कोशिश की है, स्पीड और बढ़ाई जाएगी अभी। देखिए हमको टाइम इसलिए नहीं लगेगा ना क्योंकि सब मेरे पास नोट्स के फॉर्म में है, एकदम मक्खन वाले नोट्स। तो बस कराना है, रटाना है और आपको रटते रहना है। ठीक है, तो ये कीजिए। और अभी प्रेजेंट रेट बैच का कॉस्ट बस इतना है, जो कि समझिए लगभग फ्री है। ये हमेशा नहीं रहेगा, कुछ टाइम के लिए है, फिर हट जाएगा। फिर देखते हैं क्या फ़ीस है। और नंबर ये है, कंटेंट आप भी देख रहे होंगे किस लेवल का है। ये नंबर है, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल करना अलाउड नहीं है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कभी कभी डिस्क्रिप्शन में लिंक काम नहीं करती है, तो जो चैनल का नेम है इसी को आप टेलीग्राम में जा कर के सर्च कर लेना, मिल जाएगा। वरना इस पर व्हाट्सएप कर देना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इनको आप आंसर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो आपको याद हो जाए। कमेंट करके जब क्लास देखा कीजिए तो उसी में कमेंट करके आंसर कर दिया करिए। कोई क्वेरी हो आप इस पे कमेंट करेंगे वाइट यूट्यूब पे, तो टीम सबके पास लॉगिन है, तुरंत इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हो सकता है व्हाट्सएप पे थोड़ा लेट मिले। धन्यवाद।